नमस्कार दोस्तों, मैं फरजान आप लोगों का स्वागत करता हूँ नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थॉमस हॉब्स। तो हमने जो अपना सीरीज़ शुरू किया था नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसका जो हमारे 10 पार्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसमें से हमारा पहला पार्ट था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स से पहले हमने सबसे पहले वाला जो राइटर करवाया था कन्फ्यूशियस था, उसके बाद प्लेटो को करवाया, फिर अरस्तू को करवाया था, फिर मैकियावेली को करवाया था। ठीक है, तो मैकियावेली के बाद हम थॉमस हॉब्स को करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ या सेट या टीजीटी पीजीटी या फिर टेट और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिन लोगों का यूपीएससी या पीसीएस में है, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें आपका कोई चार्ज लगेगा नहीं। अगर आप हमारे इस बैच से शुरू से और आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो ये हमारा 6 महीने का हम इसको टारगेट करके लेके चलेंगे, लेकिन 5 महीने से पहले पहले कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि जैसे नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे कोशिश करेंगे कि और भी 4 महीने में कंप्लीट करवाएं, 1 महीने पहले एग्ज़ाम से। तो कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं थॉमस हॉब्स को। तो थॉमस हॉब्स का जो टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे उसकी कुछ मेन हेडिंग्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा हमारा रहेगा थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या है। तो अध्ययन पद्धति को हम देखेंगे और राज की प्रकृति को देखेंगे। उसके बाद अगला जो हेडिंग हमारा रहेगा वो रहेगा व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। उसके बाद हम प्राकृतिक आस्था की बात करेंगे। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उस टाइम की, या फिर प्राकृतिक अवस्था क्या होती है हॉब्स के अनुसार। तो थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि क्या है। उसके बाद हम सामाजिक समझौते की बात करेंगे। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है थॉमस हॉब्स का, वो किस हिसाब से बनता है, समाज कैसे बनता है, सोसाइटी कैसे बनती है, स्टेट कैसे बनता है। तो ये सामाजिक समझौते का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता के बाद हम इसकी आलोचना देखेंगे। आलोचना में जैसे मानव स्वभाव के प्रति प्राकृतिक अवस्था या फिर निरंकुश संप्रभुता, और आगे देखो तो सामाजिक अनुबंध की समस्या, ये इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, वो भी हम देख लेंगे अच्छे से। और आलोचना के बाद हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न के बाद इनकी जो बुक है मेन बुक्स वगैरह देखेंगे। और इसके बाद एक हमने नया अपडेट किया है, तो इसमें ये हम देख लेंगे कि जैसे थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय है, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था है, मानव स्वभाव है, संप्रभुता है, लिव्याथन का संप्रभुता है। थॉमस हॉब्स की जो दार्शनिक सामाजिक अनुबंध है, इसको शॉर्ट रूप में देखेंगे। और लिव्याथन का जिक्र किया गया है, शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता क्यों है और ये कैसे योगदान करती है, ये फिर इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो ये हम आगे देख लेंगे क्लास होने के बाद। यानी जी इसके जो पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद जैसे हमारा थोड़ा बहुत वक्त बचेगा तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। थॉमस हॉब्स का जन्म 588 में ब्रिटेन के मालमेसबरी के पास वेस्ट पोर्ट में हुआ था। ठीक है, उसके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना थी, उसका उस टाइम पर अच्छा खासा रौब था, प्रतिनिधित्व था समुद्री सीमाओं पर। तो जल सेना स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। जो स्पेन की जल सेना थी उसने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था उस टाइम। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। तो स्वयं थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। थॉमस जो हॉब्स हैं चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था। जो चार्ल्स प्रथम थे इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम के, उसका ये शिक्षक माना जाता है। इसलिए राजतंत्र का समर्थक था और इन्होंने राजतंत्र को समर्थन किया था, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम जो परिषदी का आंदोलन, या फिर हम बोले तो संसद और राजतंत्र के बीच में जो आंदोलन चल रहे थे प्रतिनिधित्व को लेके, ये राजतंत्र का समर्थक था उस टाइम। तो आगे हम देखें तो उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया, जैसे हॉब्स की अध्ययन पद्धति। अब इसकी अध्ययन पद्धति को देखेंगे, राज की प्रकृति को देखेंगे, व्यक्तिवाद एवं प्राकृतिक अवस्था को देखेंगे, विधि को देखेंगे, संप्रभुता पर इनकी चर्चा को देखेंगे। ठीक है, इनके जो मेन टॉपिक हैं उनकी हमने हेडलाइन आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम, तो उन्हीं को हम कंप्लीट करवाएंगे। यही इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा थॉमस हॉब्स का।
तो थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, अध्ययन पद्धति को देख लेते हैं। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है, यानी जो ज्ञान का अंत है वो शक्ति है। शक्ति से हम ज्ञान को पा सकते हैं या पराजित कर सकते हैं, ये शक्ति को ज़्यादा मानते हैं। यानी जो ज्ञान का अंत है वो शक्ति है। यह उन्होंने डी कॉर्पोरे, इनका बुक है 1655 में इनके द्वारा लिखी गई थी, उसमें बोला था, ठीक है, नामक रचना में कहा था। थॉमस हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान की सहायता से किया है। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिकी भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। यानी जो थॉमस हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है उसको हम भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिकवाद या फिर इनको हम वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद किसको बोला जाता है, ऑप्शन में 3-4 जैसे राइटरों को दे देंगे, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे थॉमस हॉब्स को। थॉमस हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वयं गतिशील होते हैं, यानी इनके अनुसार जो भौतिक अणु है वो स्वयं गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना है कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। तो यहाँ मार्क्स और थॉमस हॉब्स की यहाँ तुलना देख लेते हैं। भौतिक अणु स्वयं गतिशील होते हैं, किसने बोला था, थॉमस हॉब्स ने बोला था। मार्क्स का मानना है कि अणुओं को बाहर से गति मिलती है। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित हैं, यानी जो व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से मिलकर बनी है। उसने राजनीतिक अध्ययन में इतिहास और नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कोलेस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया है। तो इन्होंने क्या है कि जो इनकी अध्ययन पद्धति रही है वो ज्यामिति, भौतिकी, मनोवैज्ञानिक की सहायता से इन्होंने अपना अध्ययन विश्लेषण कराया था। और इनको जो बोला गया है, जी बिल्कुल, जैसे इनको बोला गया था भौतिक वैज्ञानिक, तो इनको भौतिक वैज्ञानिक अगर बोला जाए या फिर वैज्ञानिक बोला जाए तो इनको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। भौतिक विचारक हैं ये। तो आगे इनका जो हेडिंग है वो और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने क्या है कि सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना किसको बोला गया था, लेवियाथन को। लेवियाथन जो बुक है वो हॉब्स का मेन बुक है। और उस टाइम पर क्या था कि ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर एक विचारधारा चलती थी जिसको एक स्कोलेस्टिक पद्धति कहा जाता है, जो धर्म का एक विश्लेषण इस आधार पर करते थे कि धर्म को सही साबित किया जाए। तो ये उनका खंडन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी मेंशन कर रखा है। तो आगे हम देखते हैं राज की प्रकृति क्या है। तो राज की प्रकृति क्या है हॉब्स के अनुसार, थॉमस हॉब्स ने राज की प्रकृति को यांत्रिक माना है। जैसे यांत्रिक भौतिकवाद इनको बोला गया है, तो इन्होंने क्या है कि राज को यांत्रिक माना है। राज मानव द्वारा निर्मित है, यानी जो राज है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव के द्वारा निर्मित है। यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। हॉब्स के अनुसार मतलब ये जो आधुनिक युग में पहली बार ये बोला गया था कि जो राज्य है वो मानव के द्वारा निर्मित है। इससे पहले जो विचारधाराएं थी उन्होंने स्वाभाविक संस्था राज्य को माना गया था, क्योंकि जैसे परिवार है, परिवार से व्यक्ति है, फिर परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा, समाज से राज्य बनेगा, व्यवस्थित प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको प्राकृतिक माना गया था। लेकिन अभी क्या है कि जो थॉमस हॉब्स है वो इनको यांत्रिक मानते हैं, यानी ये व्यक्ति के द्वारा निर्मित संस्था है। ये विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, ये मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। यानी जो थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जो राज्य है वो मानव के द्वारा निर्मित संस्था है और इसका जो निर्माण है वो भगवान या देवताओं के द्वारा नहीं किया गया है। राज्य प्राकृतिक अथवा दैवी संस्था नहीं है। यांत्रिक राज्य के समर्थन व्यक्तिवाद को, जो यांत्रिक राज्य के समर्थक हैं व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। तो ये एक व्यक्तिवादी भी है। लॉक, बेंथम और मिल राज्य को यांत्रिक मानते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडलाइन रहेगा। लॉक, बेंथम और मिल, लॉक, बेंथम और मिल राज्य को यांत्रिक मानते हैं। जो भी विचारक राज्य को यांत्रिक मानेंगे उनमें हम देख लेंगे हॉब्स, लॉक है, बेंथम है और मिल को, ठीक है। आगे देखते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ था। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य
तथा राज को साधन माना गया। जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, जो व्यक्ति को ज़्यादा मानते हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, तो जो राज काम करेगा वो व्यक्ति के लिए करेगा। तो व्यक्ति साध्य है और जो राज्य है वो साधन है। तो साधन के द्वारा साध्य के जो उद्देश्य उनकी पूर्ति की जाएगी। यानी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, राज इंपॉर्टेंट नहीं है। राज है जो व्यक्ति के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये व्यक्तिवादी विचारधारा बोलती है। और थॉमस हॉब्स भी, थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं, इसके जिसमें पीछे निम्नलिखित तर्क हैं। अब व्यक्तिवादी इसको माना गया है तो इसका कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इनको क्यों व्यक्तिवादी माना गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, राज का निर्माण व्यक्ति के समझौते से हुआ है। पहला ये है, राज के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो यानी जो राज्य का निर्माण हुआ है वो आत्मरक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। और अगला देखते हैं, अंततः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत यानी जेम्स प्रथम द्वारा प्रदत्त जो खंडन था, जो जेम्स प्रथम था उसका एक विचार चलता था कि जो राज्य बना है वो दैवीय शक्ति के अनुसार बना, यानी देव राज्य का जो निर्माण हुआ है वो देवताओं के द्वारा किया गया। तो इसका इन्होंने खंडन किया है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि जो व्यक्तिवादी हैं वो राज्य को कम और व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण यानी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन में अगर वो असफल रहता है तो व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं। ये अधिकार व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्तिवादियों को दिया गया है और थॉमस हॉब्स इनका समर्थन करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति एवं अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा, व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। अभी व्यक्तिवाद हमने ऊपर देखा है, तो पूर्ण सत्तावाद में समन्वय इन्होंने कैसे स्थापित किया है वो देखते हैं। थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति में आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। यानी व्यक्ति के जो आत्म संरक्षण के लिए उन्होंने निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। इसलिए थॉमस हॉब्स के विचार में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। अब हम इसको व्यक्तिवादी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, पूर्ण सत्तावाद का भी समर्थन किया है, तो इसलिए इनको पूर्ण सत्तावादी भी बोला गया है। पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है और व्यक्तिवाद साध्य है। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे व्यक्तिवाद में क्या है कि राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति सर्वप्रथम है, और पूर्ण सत्तावाद के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन करते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली राजा का ये समर्थन करते हैं वो व्यक्ति के जो साध्य हैं उनको पूर्ति के लिए करते हैं। यानी जो राज्य है और राज्य को जो चलाएगा निरंकुश शासक, वो व्यक्ति के अनुसार ही काम करेगा, या व्यक्ति की जो ज़रूरत हैं, जो साध्य हैं यानी उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए ही इन्होंने निरंकुश शासन का समर्थन किया था। वो इसलिए भी किया था क्योंकि स्पेन की जो सेना ने आक्रमण किया था तो वहाँ पर एक शक्तिशाली राज्य का होना भी ज़रूरी था। इन्होंने इसलिए राजतंत्र का समर्थन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यानी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति लालची स्वार्थी है, यानी जो व्यक्ति है वो लालची है, स्वार्थी है। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज को कृत्रिम राज्य की भ्रांति कहा। यानी जो समाज को कृत्रिम राज्य की भ्रांति इन्होंने बोला है, तथा समाज को आणविक प्रकृति बताया। जो समाज है वो आणविक प्रकृति है। आणविक प्रकृति से तात्पर्य है समाज व्यक्तियों का समूह है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भ्रांति स्वतंत्र है। तो जो समाज है उसको अणुओं की भ्रांति माना है। जो अणुओं से मिलकर जैसे कोई चीज़ बनती है तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। तो ये वो समझाने की बात करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था। अब प्राकृतिक अवस्था क्या है वो देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण सामाजिक एवं पूर्ण राजनीतिक अवस्था थी। अभी यहाँ जो प्राकृतिक अवस्था जिसको बोला गया है वो पूर्ण राजनीतिक और पूर्ण सामाजिक थी। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण सामाजिक एवं पूर्ण राजनीतिक थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। यानी जो समाज बना था, समाज से पहले जो व्यक्ति थे एकल प्रक्रिया में रहते थे, यानी अकेला व्यक्ति जीवन यापन करता था। तो उसमें क्या था कि समाज का निर्माण उस टाइम नहीं हुआ था और उस टाइम ना समाज था ना राजनीति थी। तो व्यक्ति जंगलों में निवास करते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अवस्था यानी जो समाज से पहले की जो
परिस्थिति है वो एकल परिस्थिति थी। उस टाइम पूर्व सामाजिक थी, यानी समाज नहीं था, और पूर्व राजनीतिक थी, राजनीतिक संस्था वगैरह नहीं थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध, प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये परिस्थिति उस टाइम थी। सभी के विरुद्ध सभी का युद्ध, सॉरी, अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। और प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति या सभ्यता का अभाव था। तो प्राकृतिक जो अवस्था है वहाँ पर समाज नहीं है, राज्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, और सभ्यता का अभाव था, यानी सभ्यता भी उस टाइम नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में जो सामाजिक समझौते से पहले का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। आगे देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाश्विक, क्षणिक, बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के साथ एक ही अधिकार था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट। मानव विवेक, बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। अब प्राकृतिक विधि की बात करें या प्राकृतिक अवस्था, अवस्था वो चीज़ है कि जिस टाइम समाज नहीं बना था, राज्य नहीं बना था, कोई भी चीज़ नहीं थी, व्यक्ति अकेला जंगलों में निवास करता था, ना ही उसमें संस्कृति थी, ना ही कोई कोई संस्था है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, उसको बोला गया था प्राकृतिक अवस्था। और प्राकृतिक विधि किसको बोला गया है? प्राकृतिक विधि में हम देखते हैं मानव विवेक और बुद्धि का नियम। जो मानव विवेक और बुद्धि का नियम है उसको प्राकृतिक विधि बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है। और थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि क्या है? जो थॉमस हॉब्स हैं वो प्राकृतिक विधि किसको बोलते हैं वो देखते हैं। मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है, यानी मानव विवेक या बुद्धि का नियम, मानव विवेक या बुद्धि का नियम प्राकृतिक विधि है। थॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। थॉमस हॉब्स के विचारों में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि है। जो थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विधि का जो नियम बताए हैं वो 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार हैं, जैसे देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो 19 प्रकार की जो प्राकृतिक विधि के बारे में बोला है, तो प्राकृतिक विधि जैसे अभी आपने समझ लिया होगा, प्राकृतिक विधि वो है जो मानव विवेक और बुद्धि के मानव विवेक और बुद्धि का नियम है। मानव प्रकृति और बुद्धि का नियम है जो प्राकृतिक विधि है। उन विधियों को 19 प्रकार से थॉमस हॉब्स ने बताया है, ठीक है। अब 19 में जो पहला है वो हम देख लेते हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्राकृतिक विधि है, ठीक है। और व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए। यानी समाज बनने से पहले अगर सभी व्यक्ति कहें कि मेरा अधिकार पूर्ण रहना चाहिए तो ऐसा नहीं, कोई भी सोसाइटी नहीं बनेगी। तो इसमें क्या है कि कुछ अधिकार व्यक्ति को परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनमें क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। तो इनके जो क्रियान्वयन के लिए जो बनेगा, जैसे राज्य बनेगा, तो उसके लिए व्यक्ति को परस्पर समझौता करना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक समझौता देखते हैं। इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट रहेगा ये, सामाजिक समझौता क्या है। तो सामाजिक समझौते से पहले हमने प्राकृतिक विधि देख लिया और प्राकृतिक अवस्था देख लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता का अभिप्राय है व्यक्तियों और समुदायों के आपस में मिलकर। सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्तियों और वे समुदायों के आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। यानी जो सामाजिक समझौता है जिसमें व्यक्ति और समुदायों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। थॉमस हॉब्स के शब्दों में जैसे थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मेरे शब्दों में, मैंने अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्ति इसे सौंप दें। यानी जो सामाजिक समझौता होगा, मैं बेसिकली आपको नॉर्मली एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सामाजिक समझौता होगा, हमारा समाज बनेगा, राज्य बनेगा, उसके लिए व्यक्तियों का जैसे व्यक्ति और समाज का इकट्ठा होना और ऐसा एक निर्णय लेना कि हम आगे से ये प्रोसीजर शुरू करते हैं, इनको सभी फॉलो करेंगे और ये नियम और कानून होंगे। एक संस्था होगी जो हमारे जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सामाजिक समझौतों का अभिप्राय व्यक्ति और समुदायों के आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया।
तो सामाजिक व्यक्ति और समुदायों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। उसके बाद थॉमस होब्स के शब्दों में, मैंने अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। यानी मेरी एक शर्त यह है कि मैं अपने जो अधिकार हैं वो इस व्यक्ति या संस्था को दे रहा हूँ, शर्त यह है कि आप भी अपना अधिकार और जो शक्ति है वो इस संस्था को दे दें। ठीक है। थॉमस होब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्मरक्षा के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां सर्वोच्च राजा को सौंप दी। राज्य राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो राज्य और राजा है वो हमारे समझौते का परिणाम है, लेकिन उसका हिस्सेदार नहीं है। मतलब हमें एक स्टेट चाहिए, राज्य चाहिए, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो इसका परिणाम है, उसका भागीदारी नहीं है। ठीक है। तो इसका जो परिणाम है वो राज रहेगा, यानी राज्य का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो उसका हिस्सेदार नहीं है, यानी पार्टिसिपेटरी नहीं है, वो उच्च है उससे। ठीक है। तो राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। थॉमस होब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति व उपयोगिता है। थॉमस होब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है। एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है। थॉमस होब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। ये क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं वो ये बोलते हैं कि थॉमस होब्स हैं जो वो सहमति को ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो सामाजिक समझौता हुआ है उनमें इन्होंने सहमति का सिद्धांत इनका पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आए तो इसमें थॉमस होब्स को भूलना नहीं है। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य कठोर विवेक का परिणाम है। अब हेकर क्या बोलते हैं? थॉमस होब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। समझौते की विधि थॉमस होब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ। यानी हेकर बोलते हैं कि जो सामाजिक समझौता हुआ है उसमें एक ही समझौते में राज्य, समाज और सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। समझौते का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है। राज्य, समाज और सरकार कृत्रिम संस्था हैं। समझौते का कृत्रिम संस्थाएं हैं। ठीक है। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। तो यानी एक ही समझौते से समाज, राज्य और समाज हो गया और सरकार, समाज, राज्य और सरकार एक ही समझौते से बने हैं। अगर ये समझौता टूटता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा, जहाँ पर ना समाज रहेगा, ना राज्य रहेगा और ना ही कोई संस्था होगी। ठीक है। तो अवस्था में चला जाएगा। अभी जो आगे आने वाले जो ऑथर हैं उनमें ऐसा नहीं है। एक समझौते से तीनों का निर्माण, वो जैसे लॉक नहीं बोलते हैं एक समझौते से तीनों का निर्माण हुआ है, ये होब्स बोलते हैं तीनों का निर्माण एक ही समझौते से हुआ है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में वापस चले जाएंगे। सॉरी। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। समझौते के बाद व्यक्ति के पास अधिकार नहीं रहता। तो यानी जब हमारा समझौता हो जाएगा तो उसमें हमारे जो अधिकार हैं वो राज्य या राजा के पास चले जाएंगे और फिर व्यक्ति के पास कोई अधिकार ऐसा बचेगा नहीं। सिवाय एक अधिकार बचेगा, अगर व्यक्ति की आत्मरक्षा या आत्म संरक्षण करने में राज्य विफल रहेगा तो तब क्रांति की जा सकती है और राज्य को हटाया जा सकता है। और उस टाइम तीनों जो संस्थाएं हैं जैसे समाज है, राज्य है और सरकार है, तो तीनों भंग हो जाएंगी और व्यक्ति शुरू से जहाँ रहता था प्राकृतिक अवस्था में वापस वहीं चला जाएगा। ठीक है। तो संप्रभुता के बारे में थॉमस होब्स का क्या विचार है वो भी देख लेते हैं। थॉमस होब्स के विचार में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। यानी थॉमस होब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। थॉमस होब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश है। होब्स के पहले बोंदा, जिसको बोंदीन बोलते हैं, इनको भी हम पढ़ाएंगे बाद में। तो अभी हम इनके जो
थॉट्स हैं, विचार हैं, वो देख लेते हैं। इनको हम अलग से एक वीडियो में इनकी स्पेशली जो उपलब्धि हैं, किताबें हैं, इनके जो थॉट्स हैं वो वगैरह हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। बौंदा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रबंधन आरोपित किए थे। यानी जो संप्रभुता है, जो राजा है, राज्य है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ये थॉमस हॉब्स ने बोला है। लेकिन जो बौंदा है वो ईश्वरीय कानूनों के अंदर इसको रखते हैं, नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित, नैतिकता प्रतिबंध आरोपित करते हैं, क्योंकि नैतिकता के अंदर में काम करेंगे राजा व्यक्ति या फिर राज्य है, उसको नैतिक होना जरूरी है। तो ये बहुत सारी उसमें बाउंड्रीज लगा देते हैं, तो थॉमस हॉब्स उनको हटा देते हैं, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्चा को भी राज्य के अधीन बना दिया, यानी चर्च है जो, उसको भी राज्य के अधीन थॉमस हॉब्स ने रखा है। राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। इसके अनुसार संप्रभुता का आदेश ही विधि है। संप्रभुता का जो आदेश रहेगा, जो राज्य या राजा का जो आदेश रहेगा, वो ही विधि है, ये थॉमस हॉब्स ने बोला है। और चर्च पहले से, चर्च और राज दोनों अलग अलग अपना काम करते थे। जैसे लौकिक जो कानून है और पारलौकिक कानून। जो लौकिक कानून है, लौकिक जो विधि है, वो राज्य संभालेगा। जो पारलौकिक जो विधि हैं या फिर मान्यताएं हैं, जैसे चर्च हो गया, चर्च के कुछ विधि, नियम, रेगुलेशन, कानून वगैरह हैं, वो चर्च संभालेगा। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या है कि चर्च को राज्य के अधीन ही रख देते हैं, तो इसलिए इनको पूर्ण सत्तावादी माना गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया। जो थॉमस हॉब्स हैं वो राज्य सरकार व समाज के बारे में बोलते हैं कि इन तीनों में कोई भी विभाजन नहीं है, ये तीनों एक ही समझौते से बने हैं और एक ही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इनका जो क्रिटिक है, कुछ विचारकों के द्वारा कुछ क्रिटिक की गई है कि थॉमस हॉब्स को, वो देखते हैं। मानव स्वभाव को अत्यधिक नकारात्मक व्याख्या की। जो मानव स्वभाव है उसकी अत्यधिक नकारात्मक व्याख्या थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई है। देख लेते हैं कैसे की है। हॉब्स ने मनुष्य को मूलतः स्वार्थी, भयभीत, प्रतिस्पर्धी, सत्तालोलुप माना है। आलोचकों के अनुसार मानव स्वभाव में सहयोगी, नैतिकता, परोपकार आदि भावनाओं को उन्होंने कम महत्व दिया है। यानी थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्वार्थी है, भयभीत है, प्रतिस्पर्धी है और वो अपना भला चाहता है, उसके अंदर कोई मानव स्वभाव नहीं है और ना ही नैतिकता है, ना ही परोपकार है। इनको उन्होंने इग्नोर किया है। तो पहली आलोचना मानव स्वभाव के ऊपर इनकी होती है। दूसरी, प्राकृतिक अवस्था की काल्पनिकता। जो प्राकृतिक अवस्था इन्होंने बताई थी, जिसमें ना समाज है, ना सोसाइटी है और ना ही कोई ऐसी संस्था है जो इनको व्यक्तियों को रेगुलेट कर सके, या फिर ऐसी कोई संस्कृति भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मतलब व्यक्ति अकेला है। तो इस पे क्या बोलते हैं, हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर को अनेक विद्वान ऐतिहासिक तथ्य के बजाय काल्पनिक दार्शनिक परिकल्पना मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निरंकुश संप्रभुता। हॉब्स ने शांति सुरक्षा के लिए सर्वोच्च, लगभग असीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक विरोधों के लिए बहुत ही कम स्थान बचाया है। यानी व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोधों के लिए बहुत ही कम स्थान दिया है। निरंकुश संप्रभुता को ये इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो राजा है निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को मानते नहीं, क्योंकि सारी शक्ति राजा को दे देते हैं, तो राजा है जो अपने हिसाब से काम करेगा। सामाजिक अनुबंध की समस्या। अब सामाजिक अनुबंध की जो समस्या है वो देख लेते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति आपसी समझौते से संप्रभुता संपन्न स्थापित करते हैं, लेकिन संप्रभुता स्वयं अनुबंध का पक्षकार नहीं है, इसलिए उसकी सत्ता पर अनुबंध नियंत्रण असीमित हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक समझौता बनता है उसमें ये बोलते हैं कि जो राजा या राज्य है जो समझौते से बना है वो समझौते का हिस्सा नहीं है। अगर वो समझौते का हिस्सा नहीं रहेगा तो उसमें असीमित शक्ति और असीमित पावर आ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की बात मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इनकी आलोचना होती है। तो लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति हैं, तो उनका मॉडल लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की तुलना में व्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की तुलना में व्यवस्थाओं, सुरक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक
दृष्टि से यह प्रमुख आलोचना है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकार सीमित हैं। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचने के लिए अपनी अधिकांश शक्तियाँ संप्रभुता को या संप्रभु को सौंप देते हैं। आलोचना यह भी है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाती है, यानी अपनी जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्वतंत्रता थी उसको ये अराजकता की स्थिति में समेट लेते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो राज है वो ही सारे काम करेंगे, और अगर राज ही सारी चीज़ें करेगा तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। वो ये बात बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध का अधिकार सामान्यतः संप्रभु के विरुद्ध विरोध को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि वो आत्म संरक्षण, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, आत्म संरक्षण के टाइम पर ही हम जो राज और राजा की जो असीमित शक्तियाँ हैं उनको सीमित कर सकते हैं, राज को हटा सकते हैं, और ये जो सामाजिक संबंध है उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आत्म संरक्षण के मूल अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, यही उनके विचारों में एक महत्वपूर्ण तनाव है। नैतिकता और राजनीति। होब्स की राजनीति में सुरक्षा आत्म संरक्षण को केंद्रित माना गया है। आलोचकों के अनुसार न्याय नैतिकता, यानी न्याय है, नैतिकता है, स्वतंत्रता है को मूल्यों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा और आत्मरक्षा मेन इम्पोर्टेंट है, नैतिकता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट इनको भी मानते नहीं हैं, क्योंकि जो सामाजिक समझौते में राज्य जो बना है वो अपने विवेक से काम करेगा और वही डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, और व्यक्ति को उसके विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आत्मरक्षा नहीं होती है तब व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। थॉमस होब्स ने पूर्ण संप्रभुता एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का सिद्धांत प्रस्तुत करके पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया है। यह विवाद का विषय है। एक फ्रांसीसी लेखक जोसेफ वाइलातो ने होब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कहा है। परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि होब्स के अनुसार राजा को ऐसी किसी दायित्व या फिर ऑब्लिगेशन से नहीं बांधा जा सकता जो उसके अपने किसी कृत्य या एक्ट में पैदा नहीं होता। अतः संपूर्ण वैधानिकता और राजनीतिक दायित्व का मूल स्रोत अनुबंध या सहमति में ढूंढना चाहिए। होब्स विद्रोह या निरसंतंत्र शासक टेरेनिसाइड की अनुमति नहीं देते हैं, परंतु वह व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा या फिर आत्म संरक्षण के अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं। होब्स के शब्दों में जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो, देखते हैं, जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पात्र सदैव निरर्थक होगा। तो ये निष्कर्ष में ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मरक्षा है वो पूर्ण स्वतंत्र होगी इसमें राज और राज के द्वारा। तो पूर्ण सत्तावाद का यहाँ पर ये समर्थन करते हैं। ये भी नहीं बोलते हैं कि जो राज है अपनी मनमर्जी से काम करेगा चलाएगा। तो राज्य को क्या है कि जो व्यक्ति की जो आत्मरक्षा के लिए जितनी भी जो प्राकृतिक विधि है उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। नोट, क्लेरेंडन की जो देख लेते हैं। क्लेरेंडन कौन था? होब्स के समकालीन विचारक थे क्लेरेंडन, जो होब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लिवियाथन को जला दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि लोग की जो थॉमस होब्स की जो लिवियाथन है उसको कौन से विचारक ने जलाया था, या फिर उसके समकालीन कौन से विचारक थे? तो वो क्लेरेंडन थे। इसकी बुक्स देख लेते हैं। लिवियाथन है 1651 में। क्लेरेंडन ने जो थॉमस होब्स का समकालीन था लिवियाथन को जलाया था। तो ये क्लेरेंडन ने 1651 में इनकी पुस्तक है। ठीक है। डी कॉर्पोरे है 1655 में, लैटिन में है। डी सिव है 1642 में, और उसके बाद द एलिमेंट ऑफ लॉ है। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है 1940 में लिखी गई। 1950 में प्रकाशित हुई है। होब्स की प्रथम रचना कौन सी है इनकी? यही है। कौन सी? एलिमेंट ऑफ लॉ। डी होमेन है
बेहेमोस बेहेमोथ को देख लेते हैं। इस पुस्तक में हॉब्स ने इंग्लैंड के गृह युद्ध के कारण प्रसरण की आलोचना एवं समीक्षा की है। तो ये कौन सी बुक है इनकी? बेहेमोथ, 1681 में। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लिवियाथन को जलाया गया था, क्लेरेंडन के द्वारा ही जलाया गया। तो ये 2 जी के मेंशन है, ये आप देख लेना अच्छे से। तो अब हम इसको देखते हैं। थॉमस हॉब्स के कुछ हमने, जैसे आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी एक बहुत ही प्रभावशाली ऐप लॉन्च हुआ है, तो उसकी सहायता से हमने कुछ डिटेल्स निकाली हैं थॉमस हॉब्स की। तो ये हम शॉर्ट टाइप से देख लेते हैं इनको। जीवन परिचय है। इनका जो जन्म है 5 अप्रैल 1588 में वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक हैं। कैवेंडिश परिवार के शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक, मानव स्वभाव और राज्य की प्रकृति पर गहरा चिंतन किया है। तो ये इनके जीवन परिचय हैं। प्राकृतिक अवस्था, जैसे हमने अभी प्राकृतिक अवस्था इनका देखा है, सोशल स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो इनकी जो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, इसमें क्लियर दे रखा है, वो देखते हैं हम। पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी वो एकाकी थी। हर व्यक्ति अकेला और असुरक्षित रहता था। गरीबी थी, संसाधनों की कमी और असुरक्षा थी। यानी प्राकृतिक अवस्था उस टाइम कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था को देखते हैं। एकाकी थी, गरीबी थी और घृणित, संघर्षपूर्ण थी। लगातार अविश्वास, शंका और संघर्ष होता था। और पशुवत एवं क्रूर, शक्ति के लिए हिंसा और क्रूरता। पशुवत एवं क्रूर, ब्रूटिस या फिर ब्रूटल परिस्थिति थी। अल्पायु, शॉर्ट, जीवन अनिश्चित और भय से भरा हुआ था। तो ये क्या था? इनका प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था के बाद जो अगला है मानव स्वभाव के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी हैं, यानी जो मनुष्य हैं स्वभाव से स्वार्थी हैं और वह शक्ति, यश और सुख की इच्छा रखते हैं। उसे मृत्यु के भय, सुख की चाहत सदा प्रेरित करती है। यदि उन पर नियंत्रण न हो तो वह दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। ये मानव का स्वभाव है। तो मानव का स्वभाव के बाद इनका जो सामाजिक अनुबंध है, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता और भय से मुक्त होने के लिए मनुष्य आपस में एक समझौता करते हैं। वो अपनी कुछ प्राकृतिक स्वतंत्रता को त्याग कर सब मिलकर एक संप्रभु सत्ता यानी सार्वभौम शक्ति को सौंप देते हैं। इस अनुबंध का उद्देश्य शांति, सुरक्षा, व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, व्यवस्था की स्थापना, तो ये सामाजिक अनुबंध में है। उसके बाद इनकी संप्रभुता क्या है? जो लिवियाथन में संप्रभुता जिसको बोला गया है, उसमें क्या है? संप्रभु राज्य का सर्वोच्च शासक होगा। जो संप्रभु राज्य का सर्वोच्च शासक होगा। एक सम्राट सभा या किसी भी रूप में हो सकता है। ये एक सम्राट हो सकता है, एक सभा हो सकती है, ये किसी भी रूप में हो सकता है। संप्रभु अविभाज्य है और सर्वोच्च है। नागरिकता का कर्तव्य है कि वे संप्रभु का पालन करें। लेकिन नागरिकों का कर्तव्य है कि संप्रभु की जो नीतियां हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करें। लिवियाथन एक विशालकाय कृत्रिम मानव के रूप में कल्पित हैं, जो अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना है और उसकी रक्षा करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। प्रमुख कृति जो इनकी हैं, जैसे लिवियाथन, प्रकाशन इसका हम पढ़ चुके हैं 1651 में। पुस्तक राज्य की प्रकृति के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, राज्य के सिद्धांतों पर आधारित। लिवियाथन शक्ति, संप्रभु राज्य का प्रतीक है। अराजकता पर नियंत्रण। अराजकता किसको बोला गया है? इसमें अराजकता शब्द 2-3 बार आ चुका है, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अराजकता एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें ना कोई कानून होता है, ना कोई संस्था होती है, ना कोई राजा होता है, ना कोई अधिकारी होता है। यानी जिसके पास पावर है वो अपना भला चाहेगा, उसी को बोलते हैं अराजकता। यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी पार्टी। तो बोला जाए तो लिवियाथन की जो अराजकता की स्थिति है, अराजकता में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ रूल रेगुलेशन, कानून वगैरह हो, जहाँ गरीबों का ना सताया जाए। तो यहाँ क्या है? खुला एक
खुला एक समुंदर की तरह बोल सकते हैं, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, या फिर जंगल राज बोल सकते हैं। तो ये अराजकता की स्थिति है, ठीक है। तो शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होब्स ने इनके बारे में जैसे बताया है। तो शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता क्या है? शक्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली संप्रभुता की आवश्यकता। संप्रभुता सार्वभौमिक की शक्तिपूर्ण और असीमित होती है। कानून बनाने, दंड देने और शासन करने का अधिकार संप्रभु के पास होता है। यानी शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता के बारे में बताया है। यदि सरकार कमज़ोर होगी तो समाज फिर से अराजक और हिंसा में लौट जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो भी देख लेते हैं। होब्स निराशावादी दृष्टिकोण रखते थे। सामाजिक अनुबंध समाज की नींव। संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य और असीमित। राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा, न कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी जो राज्य का उद्देश्य होगा वो शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। होब्स के विचारों में आधुनिक राजनीतिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया है। जॉन लॉक, रूसो तथा अन्य ऐसे विचारक हैं जो उनके सिद्धांतों पर विचार किया आगे बढ़ाया है। संक्षेप में होब्स के अनुसार मनुष्य सरकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि शासक स्वभावतः शासक नहीं होता, बल्कि समाज को संघर्ष और अराजकता से बचाने के लिए शक्तिशाली सरकार आवश्यक है। शांति की खोज के लिए मनुष्य स्वतंत्रता का एक भाग त्यागने को तैयार हो जाए, होब्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जैसे थॉमस होब्स का कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले इनका अध्ययन पद्धति हमने देखा, भौतिकवादी विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक विचारक हैं। दूसरा, राज्य की प्रकृति देखते हैं, यांत्रिक प्रकृति है राज्य की। राज्य को बनाया गया है व्यक्तियों के द्वारा। व्यक्ति ने फिर पहले व्यक्ति ने समाज को बनाया, फिर सरकार को बनाया, फिर राज्य को बनाया। उसके बाद व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद, यानी व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद। व्यक्तिवादी इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों ने मिलकर समाज, राज्य और सरकार को बनाया है। और पूर्ण सत्तावाद इसलिए है कि जो लिवियाथन है, या फिर हम बोले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो राज्य और सरकार है उसको अधिक पावर दे दिया जाता है, वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, क्योंकि उनको हम वापस नहीं कर सकते या फिर उनको हम हटा नहीं सकते। एक ही शर्त पर हटा सकते हैं, जब वो आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियों को ना निभाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉमस होब्स की प्राकृतिक विधि की बात करते हैं। प्राकृतिक विधि वो है जिसमें मानव विवेक और बुद्धि का नियम है। जो मानव विवेक और बुद्धि से फील हो वो प्राकृतिक विधि है। और उसमें इम्पोर्टेंट जो 3 विधि हैं वो ये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की शांति की स्थापना करनी चाहिए और कुछ अधिकारों को परित्याग कर देना चाहिए। और अगला हम देखें तो जैसे क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौते की शुरुआत करनी चाहिए। या फिर सामाजिक समझौते की बात करें तो सामाजिक समझौता व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समझौता ऐसे किया गया था कि जिसमें सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर एक समाज के निर्माण करेंगे। एक सरकार होगी, उसमें फिर एक राज्य होगा। राज्य या राजा फिर सभी व्यक्तियों की आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये सामाजिक समझौता होगा। और संप्रभुता मतलब जो राज्य है या फिर राजा है उसको इतना पावर रहेगा कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है और लोग उसका पालन करेंगे, वो शक्तिशाली होगा। क्रिटिसिज्म मानव व्यवहार के लिए, प्राकृतिक अवस्था के लिए, निरंकुश संप्रभुता के लिए, सामाजिक अनुबंध की समस्या के लिए, लोकतांत्रिक विरोध प्रवृत्ति के लिए, मानव के अधिक व्यक्तिगत अधिकार सीमित हैं, प्रतिरोध का अधिकार और नैतिकता और राजनीति। इन पॉइंटों के अनुसार इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तो आगे हम देखते हैं निष्कर्ष इनका। निष्कर्ष में यह है कि जैसे पूर्ण सत्तावाद को इन्होंने समर्थन किया। क्यों किया वो भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि पूर्ण सत्तावाद ही रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। और इसका उदाहरण हमने दिया था कि जैसे स्पेन ने इंग्लैंड पर जो अधिकार कर लिया था या फिर आक्रमण किया था, तो उस टाइम एक शक्तिशाली प्रभुत्व या फिर राज की स्थापना की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने ये महसूस किया। इनकी कुछ बुक है जैसे लिवियाथन है, डी कॉर्पोरेटिव है, द एलिमेंट ऑफ लॉ है, डी होमिन है, बेहेमोथ है, ये इनकी बुक है।
उसके बाद हमने कुछ इसको समराइज़ किया था इसमें। तो आज का टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या सेट की तैयारी करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी या फिर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी पीसीएस के लिए तैयार हों, तो हमारी इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम आप लोगों के लिए। और आई होप कि हमारा जो चैनल जैसे हम लोगों ने बनाया है नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और अपने जो यार दोस्त हैं उनके लिए भी इनको आगे बढ़ाएं। उससे क्या है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग इनको देखेंगे तो हम भी उससे मोटिवेट रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि जैसे हमारी क्लासें शुरू से अभी हम डालना शुरू कर दिए हैं, तो